हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग numpy लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। numpy एक पावरफुल लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से आज के टाइम पे हम पाइथन के थ्रू मशीन लर्निंग के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर numpy हम पाइथन को एक ऑप्टिमल लैंग्वेज नहीं समझते थे जिसके हेल्प से हम मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकें, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के मॉडल्स बिल्ड कर पाए। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज काफी ज्यादा स्लो होते हैं। बट यहाँ पे जो numpy लाइब्रेरी होता है, numpy लाइब्रेरी हमको n डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करता है। ओके, एरेज क्या होते हैं? जिसके अंदर हम लोग सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं। और जो numpy होता है एज कंपेयर टू डेटा टाइप्स जो कि पाइथन के अंदर अवेलेबल है, लाइक लिस्ट हो गया, तुम्हारा टपल हो गया, इन सब के कंपैरिजन में जो numpy होता है वो 50 टाइम्स फास्टर होता है। numpy का जो एरे होता है वो 50 टाइम्स फास्टर होता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द numpy का बैकएंड सी प्रोग्रामिंग में की गई है। अब हमें पता है कि सी क्या होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज एक होता है, जिसकी वजह से हम जो numpy के अंदर जो एरे है उसमें बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसका यूज करते हुए जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेस, इवन स्टैटिस्टिकल बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, वो सारा कुछ हम numpy की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। सो numpy हमको एक ऐसा पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है एरे, जिसको यूज करके हम थ्रू बहुत सारे बड़े से बड़े डेटा पे वर्क कर सकते हैं और वो भी बहुत ज्यादा फास्ट एंड इफिशिएंट वे में। ओके, सो आ जाओ वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं numpy के बारे में। numpy के अंदर बहुत सारे फंक्शनलिटीज होते हैं, उन फंक्शनलिटीज को किस तरीके से यूज करना है। लाइक इससे पहले जब भी हम लोगों ने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी वगैरह डिटेल में डिस्कस किया था, वहां पे हम फर्स्ट देखते थे किस तरीके से उसके मल्टीपल लिस्ट वगैरह को किस तरीके से क्रिएट करना है, देन उसके अंदर कोई भी क्रिएट के बाद फिर रीड किस तरीके से करना है, फिर अपडेट करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो, तो वो सारा कुछ किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, उससे पहले आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने देखा हो, लाइक numpy क्या यूज करता है, सी प्रोग्रामिंग यूज करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और numpy के अंदर जो एरे होता है, numpy जो हमको एरे प्रोवाइड करता है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, numpy एरे क्या होता है, खुद क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, और वहां पे हम ओनली सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों मेन पॉइंट याद रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि numpy क्या है कि पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है, इसको हमको बाहर से क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब भी हम यूज करेंगे तो इस numpy को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरे में आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपने अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होगे तो उस केस में आपको इस कमांड के थ्रू numpy को इंस्टॉल करना है पहले। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन नेक्स्ट हमको numpy को इंपोर्ट करना होगा। लाइक कोई भी लाइब्रेरी को जब भी हम यूज करते हैं तो उसको पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैंने किस तरीके से कर लिया, इंपोर्ट numpy। अभी numpy थोड़ा सा बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए इन जनरल हम लोग इसका एक एलियास प्रोवाइड कर देते हैं एज कीवर्ड के हेल्प से, जहां पे मैंने इंपोर्ट numpy एज np कर लिया था। मतलब मैंने numpy को एक और नेम दे दिया, वो नेम क्या है, np। तो जहां पे भी यूज करना होगा हम numpy की जगह पे np यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैंने इंपोर्ट कर लिया numpy एज अ np। आज वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं किस तरीके से numpy एरे को क्रिएट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं क्रिएशन के, सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट numpy एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम np.arrays मेथड का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी सीक्वेंस पास करेंगे। लाइक यहाँ पे देखो, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट पास किया, सीक्वेंस पास किया, उस सीक्वेंस का ये हमें क्या बना करके देता है, एक एरे क्रिएट करके देगा। ओके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मान लो अभी के लिए, ओके, इसको जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो सारे का सारा एरे बन गया, और इन सबका डेटा टाइप क्या है, सेम है। इन सबका डेटा टाइप क्या है, सेम है, और वो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। क्लियर है? और नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने यहां पे कुछ मिक्स वैल्यू दे दिया, 2.5 दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये क्योंकि यहां पे 2.5 मैंने दिया है, तो अब इन सारे वैल्यूज को ये, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट दोनों मिक्स करके दिया है, तो इंटीजर को भी ये किस में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फ्लोटिंग पॉइंट में हो जाएगी। ठीक है, सो मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज को भी हम इसको दे सकते हैं, बट इंटरनली ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल सेम डेटा टाइप की वैल्यूज हमको दे देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका डी टाइप देखूं,
प्रिंट एक्स डॉट डी टाइप। ओके, तो इसका डी टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। ठीक है, अभी इसी को यहाँ पे थोड़ा सा, चलो इसमें कुछ चेंजेस कर करके देखते हैं सारे। अभी इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी दे दिया, ठीक है, तो मान लो स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, हेलो। अभी जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो यू करके U32 बन के आ रहा है यहाँ पे, लाइक यूनिकोड वैल्यूज में आ रहा है यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे नंपाई के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये जो एरेज क्रिएट होते हैं, नंपाई एरेज क्रिएट होते हैं। अब इसने क्या कर लिया, यहाँ पे सबके सबको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लाइक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सारे के सारे डेटा टाइप्स को इसने क्या कर लिया, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो यूजली जो भी, अगर मान लो मेरे पास मिक्स डेटा टाइप है तो हायर डेटा टाइप वाला जो वैल्यू होगा, लाइक अगर इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तुम्हारे पास है तो उस केस में ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर और फ्लोट को कन्वर्ट कर रहा होगा। ओके, और अगर ओनली फ्लोट और इंटीजर है तो उस केस में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया, अभी मैं जैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो इस केस में इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यहां तक का क्लियर होगा आप लोग को हम कि हम मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यूज इसमें दे सकते हैं बट एरर नहीं करेगा। लेकिन इंटरनली ये क्या करता है कि जो भी हायर डेटा टाइप होगा उसके अंदर ये टाइप कास्टिंग कर देगा। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लिस्ट की जगह पे आप यहाँ पे टपल भी पास कर सकते हो। सो एक सीक्वेंस अगर हम इसके अंदर हमने पास कर दिया तो उस सीक्वेंस को 1 सेकेंड, ओके ठीक है, ये टपल मेरे को बनाना है। ओके सॉरी, ब्रैकेट मिसिंग था। अभी जैसे हम कर रहे हैं तो ये देखो इसने क्या कर दिया, एक एरे बना दिया। इसमें ध्यान से देखना, तो जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूं तो कॉमा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जब इसको प्रिंट करते हैं हम तो लिस्ट के अंदर कॉमा आ रहा होता है, यहाँ पे कॉमा नहीं आता। बट यही डिफरेंस नहीं है, इंटरनली स्टोरेज वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है ये नंपाई एरे, क्योंकि इसके बैकएंड में हम लोगों ने जो भी फंक्शंस हमने यूज किया, फंक्शंस वर्क करने के लिए, वर्किंग ऑफ द फंक्शन किस में लिखे गए हैं, सी प्रोग्रामिंग में लिखे गए हैं। इसकी वजह से एज कंपेयर टू लिस्ट काफी ज्यादा ये फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम अरेंज मेथड के हेल्प से भी नंपाई एरे क्रिएट कर सकते हैं। अरेंज मेथड में लाइक जैसे रेंज मेथड होता था ना, वैसे सिमिलर वे में नंपाई के अंदर यहाँ पे क्या, नंपाई एरे को क्रिएट करने के लिए अरेंज मेथड भी होता है। अरेंज मेथड के हेल्प से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो। अरेंज मेथड में हमको मेनली 3 पैरामीटर्स यहाँ पे देने होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, अब अगर आपने स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होगा, 1 होगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होगा, 0 होगा, जो कि हम लोगों ने रेंज में अच्छे से डिस्कस किया होता। सारा कुछ वही रेंज की फंक्शनलिटी से करता है। जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज दिए तो ये 5 को स्टार्टिंग पॉइंट मानेगा, 50 को इसने क्या मान लिया, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ओके, अभी जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखो 5 से लेकर के 49 तक के सारे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करे, जहां पे 50 क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। एंड हमारा क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे मैंने स्टेप भी दे दिया होता, स्टेप मान लो मैंने क्या दे दिया, 3 का दे दिया, तो अब इस केस में हर एक वैल्यू 3 से मूव करा होगा, 3 स्टेप से मूव करा होगा बाई डिफॉल्ट। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3.5 दे दिया तो स्टेप वाइज यहाँ पे क्या करा हुआ है, इस तरीके से मूव करा है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, सो यहाँ पे एक डी टाइप भी पैरामीटर होता है जिसको आप, जैसे मान लो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कैसे बन रहा है, फ्लोट बन रहा है। अब मान लो अगर यही मान लो मेरे पास इंटीजर बन रहा होता तो उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, डी टाइप के हेल्प से इसको इंटीजर की बजाय मैं यहाँ पे इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो डी टाइप पैरामीटर होता है जिसके हेल्प से हम लोग एग्जिस्टिंग जब भी एरे क्रिएट कर रहे हैं तो उस एरे के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ वेज हम यहाँ पे समझते हैं। नंपाई के अंदर np डॉट रैंडम डॉट रैंडम मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग रैंडमली वैल्यूज को जनरेट कर, रैंडमली एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो रैंडम एरे क्रिएट हो रहा होगा ये किस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा, इसकी जो वैल्यूज होगी रैंडमली ये कुछ भी वैल्यूज पिक करेगा और वो वैल्यूज क्या होंगी, उन वैल्यूज का रेंज 0 से लेकर के 1 के बीच में हो रहा होगा, जहां पे 0 को हम इंक्लूड कर रहे होंगे और 1 को एक्सक्लूड कर रहे होंगे, 1 को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मैक्स वैल्यू कहां तक का जा सकते हैं, 0.9999 तक का जा सकते हैं, कभी भी वो 1 को टच नहीं करेगी। ओके, लाइक जैसे मैंने इसको एक्सिक्यूट किया तो ये देखो 0 से लेकर के 1 के बीच में आ रहा है। अब इस केस में यहाँ पे आप कोई भी, ये तो क्या हो गया, इस तरीके से 10 वैल्यूज भी जनरेट कर सकते हो। इवन
आप यहाँ पे 2D एरे भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या देना होता है, शेप देना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं। अब साइज मैंने क्या दे दिया, 3,4। अब इसका शेप क्या होगा, अब ये 3 रोज एंड 4 कॉलम की एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। इवन 2D की बजाय मैं यहाँ पे 3D भी क्रिएट कर सकता हूँ, 3 4 3। तो 3 डायमेंशनल यहाँ पे इसने ये देखो मैट्रिक्स मेरे लिए बना करके दे दिया। ओके, 3D एरे हमारे लिए क्रिएट करके दे दिया इसने। अभी 1D 2D 3D क्या होता है ये सब समझेंगे हम लोग। आई होप यहां तक का भी आप लोग को क्लियर होगा। लाइक लिस्ट वगैरह में भी हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे थे, जहां पे लिस्ट ऑफ लिस्ट हमारा क्या बनता था, मैट्रिक्स होता था। वैसे ही यहाँ पे समझो ये एरेज ऑफ एरे जो है ये मैट्रिक्स है। मल्टीपल मैट्रिक्स को यहाँ पे कंबाइन करके इसने 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स एरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट और एक फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, रैंडम इंट। रैंडम इंट हमको क्या प्रोवाइड करता है, जहां पे रैंडम डॉट रैंडम में जो हमारा रेंज था वो फिक्स था, 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है। बट रैंडम इंट के अंदर हम लोग यहाँ पे रेंज दे सकते हैं और ये हमको इंटीजर वैल्यूज एज एन आउटपुट हमको प्रोवाइड करा होता है, ठीक है। इंटीजर में आउटपुट प्रोवाइड करा होता है, जहां पे मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर दे सकता हूं, स्टार्ट और एंड। अब एंड इसमें भी एक्सक्लूडेड होता है और स्टार्ट से ये चलेगा और एंड तक का जा रहा होगा। लाइक फर्स्ट वाले में जो भी वैल्यूज इसने किया, अब साइज में मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, शेप दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल शेप दिया, यहाँ पे मैंने 3D शेप दिया हुआ, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये 30 से स्टार्ट होगा, मैक्स कहां तक का जाएगा, 49 तक का जाएगा। अब इसमें जैसे मैंने एक सिंगल ही वैल्यू दिया तो ये एंड पॉइंट सजेस्ट करा होगा, तो मतलब ये 0 से लेकर के 9 तक की सारी वैल्यूज इसमें आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रैंडमली इंटीजर वैल्यू को हम जनरेट कर सकते हैं, जहां पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड इसमें यहाँ पे इसको शेप दे रहे होंगे, कितने से कितने के बीच में हम लोग को यहाँ पे एरे को जनरेट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आज आप डिस्कस करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ द एरे क्या क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 0 डायमेंशन एरे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर एरे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स जिनके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होंगे। कभी जब भी मान लो मैंने एक एरे क्रिएट कर रहा हूं, उस एरे के अंदर अगर मैंने ओनली 1 एलिमेंट दिया हुआ है तो उस एरे को हम क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशन हम क्या बोलेंगे, 0 डायमेंशनल एरे, ठीक है, या फिर स्केलर एरे बोलते हैं। लाइक देखो यहाँ पे नंपाई एरे को मैंने क्रिएट किया किसके थ्रू, एक सिंगल वैल्यू के थ्रू, तो इस केस में इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, 0 डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें एक ही वैल्यू है, इस वजह से इसका डायमेंशन कितना है, 0 डायमेंशन। देन आता है 1 डायमेंशनल एरे, जो भी हम लोग लिस्ट वगैरह में बनाते हैं, सिमिलर वे में हम एरे बना रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे किससे मिलकर के बना होता है, मल्टीपल 0 डायमेंशनल एरे। मतलब मल्टीपल वैल्यूज को जब हम पास कर रहे होते हैं एज अ लिस्ट या फिर किसी भी सीक्वेंस में जब भी हम दे रहे होते हैं, तो मल्टीपल 0 डायमेंशनल वैल्यूज को, या फिर अगर मैं टेक्निकली इस वे में थोड़ा सा इस वे में रिलेट करके समझोगे तो हायर डायमेंशन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डायमेंशनल एरे क्या था, जिसके अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू दे रहा था, ठीक है। अब 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, जहां पे हम लोग मल्टीपल 0 डायमेंशनल एरे दे रहे हैं। लाइक 1 2 3 4 5, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, एक 0 डायमेंशनल एरे। तो मल्टीपल 0 डायमेंशनल एरे से क्या मिलकर के बनता है, एक 1 डायमेंशनल एरे बनता है, ठीक है। तो इस केस में इसका डायमेंशन कितना हो गया, 1D। ऐसे देन 2 डायमेंशनल एरे में क्या आएगा, मल्टीपल 1 डायमेंशनल एरे। दो 1 डायमेंशनल एरे को जैसे ही मैंने पास किया, डेटा 2 को मैंने पास किया, वो मेरे लिए क्या बना दिया, यहाँ पे 2D एरे बना दिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ओके। देन 3 डायमेंशनल एरे हमारे पास आते हैं। 3 डायमेंशनल एरे में हमने क्या किया, मल्टीपल 2D एरेज हमने प्रोवाइड करके, मल्टीपल 2D एरे जब भी हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे देखो तो हमने क्या किया है, मल्टीपल 2D एरेज प्रोवाइड कर दें। लाइक ये रहा मेरा फर्स्ट 2D एरे, देन ये रहा मेरा सेकेंड 2D एरे, ओके। सो ओके, काफी अच्छा फीचर है इसमें। लाइक मैंने यहां तक का किया। अब ये देखो 2 2D एरे आ गए, ये 2 2D एरे रैप हो गए कि इसके अंदर एक फाइनली 2 2D एरे से मिलकर के अब क्या बन रहा होगा, 3D एरे बन रहा होगा, ठीक है। जिसमें 0th 2D एरे हो गया, ये 1th 2D एरे हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग, वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप यहां तक का क्लियर है, ओके। देन रीशेप क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे रीशेप क्या होता है। देन सिमिलर वे में मान लो अब ऐसे मेरे को नहीं बनाना, मेरे को खुद से ही अगर डायमेंशन को एक्सपैंड करना है, जैसे मान लो मैंने 1 डायमेंशनल एरे दिया, तो जब भी एरे क्रिएट कर रहे होते हैं वहां पे एनडी फीचर्स होता है, एंडिंग फीचर्स होता है, जो कि हमको अगर कोई भी एक 1 डायमेंशनल एरे या 1 डायमेंशनल से
बियॉन्ड अगर मैं कोई और डायमेंशन में उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उससे बड़े डायमेंशन में जाना चाहता हूँ, तो वहां पे मैं एंडिम की वैल्यू दे दूंगा, वो एंडिम हमारे लिए क्या करा होगा, उतने डायमेंशन में उस एरे को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे मेरे पास 1 डायमेंशनल एरे था, 1 डायमेंशनल एरे में मैंने एंडिम क्या दे दिया, 5 दे दिया, तो इसने इसको कितने डायमेंशन बना दिया, 5 डायमेंशन। अब सिंपल सा है, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कई बार डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो बस लेफ्ट साइड के सारे ब्रेसेस गिन लो, कितने ओपनिंग ब्रेसेस हैं और कितने क्लोजिंग ब्रेसेस हैं। इस केस में देखो कितने ओपनिंग ब्रेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब भी ये इसका मतलब ये कितने डायमेंशन को हो गया, 5 डायमेंशन को हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, जस्ट मैं एक शॉर्टकट बताया, अगर आपको देख करके डायरेक्टली समझना है कि कितने डायमेंशन है तो इस तरीके से इसके ब्रेसेस गिन लो, कितने ब्रैकेट्स हैं, इजिली आप वहां पे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अरेंज फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, ये कुछ हमने, आ जाओ नेक्स्ट, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं शेप ऑफ द एरे। मैंने अभी डायमेंशन डिस्कस किया, कितने डायमेंशन है, अब उन डायमेंशन का शेप क्या होता है, शेप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं इसका डायमेंशन बताऊं तो इसका डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन है। तो अब हर एक डायमेंशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में लाइक 2 डायमेंशन है तो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट होगा वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे पहले 1 और 2, यहां पे देखो ये जो 2D बना ये दो 1D से मिलकर के बना, दो 1 डायमेंशनल एरे से बना। तो इसका मतलब पहले वाले डायमेंशन में कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज हैं। अब एक अंदर मैंने एक पार्ट में इसके अंदर गया तो यहां पे देखो कितने एलिमेंट में, 4 एलिमेंट है। तो मतलब आउटर डायमेंशन में कितने हैं, 2। उसके अंदर फिर एक स्टेप में फर्दर गया तो वहां पे कितने एरे हैं, यहाँ पे इसके बाद 4 डायमेंशनल एरे। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। तो इस वजह से इसका शेप कितना आ रहा है, 2,4। अगर यही मान लो ओनली इतने ही मेरे पास एरे होते, ठीक है, मान लो ये एक, अब इस केस में इसका शेप कितना आता, एक एक्स्ट्रा हो गया क्या, ठीक है। अभी जब मैंने इसको एक्सिक्यूट किया तो इस केस में ओनली 4 आ रहा है, क्योंकि 1 ही डायमेंशन है। तो अब 1 डायमेंशन के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। आई होप इससे रिलेट कर पा रहे हो। 2 डायमेंशन था तो उस केस में हमने फर्स्ट डायमेंशन का चेक किया, तो फर्स्ट डायमेंशन में कितने एलिमेंट थे, 2 2D एरे थे, तो इस वजह से 2 आया। देन उसके अंदर उसके अंदर फिर हर एक 2D एरे के अंदर 1 by 1 में गया एक स्टेप फर्दर, तो उसमें कितने कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। ठीक है, तो मतलब numpy array have attribute called shape that return the tuple with each index having the number of corresponding element। तो हर एक इंडेक्स पे कितने एलिमेंट है, लाइक फर्स्ट वाला जब ये 2D किया था तो उसमें कितने कितने एलिमेंट थे, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, इसने ओके। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब हम कोई भी एरे हमने बना तो लिया, अब मान लो उसको मेरे को मान लो 1 डायमेंशनल एरे, तो उसको हम लोग रीशेप भी कर सकते हैं। कोई भी एक एरे बना उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से करते हैं, आ जाओ समझते हैं। यहाँ पे देखो लाइक एक 1 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है। तो अब इसमें मैं डॉट रीशेप मेथड का यूज कर सकता हूं। अब रीशेप मेथड कैसे वर्क करता है, तो रीशेप मेथड में आप इस एरे को कितने भी डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, बस वहां पे एक कैच है, वो आपको लिमिटेशन को फुलफिल करना होगा कि जब भी हम हायर डायमेंशन में इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जब भी हम नंबर ऑफ डायमेंशन में वैल्यूज दे रहे होंगे तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 12 थे तो 12 को मैं क्या क्या कर सकता हूं, 2, 2, 2 2 4 4 3 12। तो ये पॉसिबल है, इसमें ये क्या कर देगा, रिशेप कर देगा। जहां पे इसने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन में 2 वैल्यूज है, तो आउटर पहला वाला ये इंडेक्स पकड़ लो, ठीक है, पहला वाला ब्रैकेट पकड़ लो। पहले ब्रैकेट के जस्ट अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो 2 डबल डबल ब्रैकेट है। ठीक है, अब उसके अंदर अब एक के इसके अंदर अगर आप घुसोगे तो यहाँ पे भी देखो 2 हैं, तो ये देखो इसमें 2 आ गया, क्योंकि इसके अंदर भी देखो ये ऐसे कितने 2 हैं, और हर एक के अंदर यहाँ पे कितने वैल्यू हैं, 3 वैल्यूज है। तो इस वजह से तो जब भी आप रीशेप मेथड का यूज कर रहे हो तो रीशेप मेथड आप कब यूज कर सकते हो, जिस टाइम जब भी रीशेप के अंदर के जो पैरामीटर्स होंगे उनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उन पैरामीटर उन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करूं, वो सेम आना चाहिए जो भी आपके एरे का साइज होगा, देन ओनली उस शेप के अंदर आप उस पर्टिकुलर एरे को रीशेप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब मान लो जैसे मैं और क्या क्या कर सकता हूं, 6,2 कर सकता हूं क्योंकि 12 आ जाए, 2,6 कर सकता हूं, तो ये देखो 6,2 हो गया। या फिर अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहूँ, 3 4,5 करना चाहूँ, बट ये तो 20 हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा नहीं, तो यहाँ पे देखो इसने एरर दे, कैन नॉट रिसीव साइज 12 इंटू से 4,5, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा,
12 तो नहीं आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक वन डायमेंशनल एरे के थ्रू आप 2D 3D जितने भी डायमेंशन मर्जी उतने डायमेंशन के एरे को क्रिएट कर सकते हो, अनटिल अनलेस वो उस केस में इस उनका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए एज अ साइज ऑफ दैट एरे। ओके डन। नेक्स्ट आ जाओ हम डिस्कस करते हैं इंडेक्सिंग इन नंपाई एरे। अब इंडेक्सिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, चलो 3 एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, अब इन तीनों एरे पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सो एरे 1 यहाँ पे है। अब एरे 1 पे सबसे पहले इंडेक्सिंग देखते हैं। तो जहां पे वन डायमेंशनल एरे है, तो अब वन डायमेंशनल एरे है तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम लोग लिस्ट में क्या देखते थे, लिस्ट में जब भी एरे को लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो लिस्ट का नेम देते थे, उसके बाद फिर वहां पे हम हर एक एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू देते थे जो भी एलिमेंट मेरे को एक्सेस करना होता था। और जैसे लिस्ट के अंदर हमारे पास जो इंडेक्सिंग होती है 0 से लेकर के लेंथ तक, लास्ट तक का साइज -1 तक का हो रही होती है, और राइट टू लेफ्ट अगर मूव करना होता है तो -1 से लेकर के उसके माइनस ऑफ लेंथ तक का जा रही होती है। क्लियर है? सिमिलर वे में नंपाई एरेज के अंदर भी ऐसे ही कुछ इंडेक्सिंग परफॉर्म होती है, जहां पे आपका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे 1 हो रहा होगा, लास्ट वाले इंडेक्स का अगर मैं लाइक लास्ट वाले वैल्यू का अगर मैं इंडेक्स बताऊं तो उसका इंडेक्स -1 होगा, एंड सेकंड लास्ट का यहाँ पे क्या हो रहा होगा, -2 हो रहा होगा। ओके, इसको जैसे मैंने एक्सिक्यूट किया, आ जाओ अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आउटपुट्स को मैं क्लियर करता हूँ जिससे आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। ओके, एरे 1 है। अब यहाँ पे देखो 0 क्या रिटर्न कर रहा होगा मेरे को, ओके साथ साथ मेरे बताओ 4 होगा, 2 मेरे को क्या रिटर्न कर रहा होगा, 6 रिटर्न कर रहा होगा, 0 1 2, -1 क्या रिटर्न कर रहा होगा, लास्ट वाला एलिमेंट -13, -5 क्या रिटर्न कर रहा होगा, लास्ट से फिफ्थ एलिमेंट, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये मेरे लिए क्या रिटर्न कर रहा होगा, 9। तो आ जाओ एक्सिक्यूट करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से 4 6 13 और 9 ये सारी वैल्यूज हमको रिटर्न करके दे रहा है। ओके, आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 2D। 2D में किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, अब समझो। अब यहां पे थोड़ा सा जनरलाइज वे में समझते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 2D की, तो सबसे पहले यहां पे मेरे को 2 सिलेक्शन करना है। लाइक यहां पे किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्टली मैं उस पोजीशन पे चला जाता, बट जैसे मैं 2D में गया तो यहां पे 2 चीजों का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किसी भी चीज को लाइक यूनिकली पॉइंट आउट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को फिक्स करना पड़ेगा कौन से रो में है, देन मैं उस सारे के सारे रो में से कौन से कॉलम वाली वैल्यू है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को पिक कर सकता हूं। ठीक है, तो जैसे ये रहा मेरे पास 2D एरे। अब इस केस में मैंने यहां पे क्या किया, एरे का 2 का 0। तो अब इस केस में यहां पे सबसे पहले 3 वैल्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 3 रोज हैं। तो 0th रो, 0th ये वाला रो हो गया 0th रो, आपका ये क्या हो गया 1 वाला रो, और ये क्या हो गया आपका 2 रो नंबर 2। तो 0 1 और 2। तो ये सेकंड रो पे ये रो फिक्स हो गया, इसने ये रो को फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉलम। तो कॉलम कौन से होंगे, फर्स्ट कॉलम 0, देन 1, देन 2, देन 3। तो फर्स्ट कॉलम यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 0th कॉलम आ गया 0 4 और 8। ओके, सो सेकंड का 0 मेरे को चाहिए, तो सेकंड वाला रो ये रहा, इस रो का 0th वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 8। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पे मेरे पास फाइनली आउटपुट कितना आ गया, 8 आ गया। आई होप यहां तक का क्लियर होगा। अब चलो इसके बेसिस पे इन सब का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, आ जाओ। तो यहां पे देखो 2 वे हैं, चाहो तो आप हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि सबको एक साथ कंबाइन करके भी एक एज अ लिस्ट वहां पे दे सकते हो, बट हाँ ब्रैकेट आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना होगा। ओके, सो 1 और 2 मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कौन सा आया, ये वाला रो आ गया, एंड कॉलम कौन सा है 2, सेकंड वाला कॉलम कौन सा है 0 1 2, ये वाला कॉलम है। अब इस वाले कॉलम में फर्स्ट वाले रो में लाइक इस वाले रो में ये वाला कॉलम कौन सा वैल्यू दे रहा है मेरे को, 6 वैल्यू दे रहा है, तो इसका क्या रहेगा 6 आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड वाला यहां पे देखते हैं इंडेक्सिंग 2,2, तो 0 1 2 सेकंड रो में से एलिमेंट कौन सा चाहिए मेरे को, सेकंड वाला 0 1 2, तो ये क्या आ गया मेरे पास 0 1 2। 10th वाला एलिमेंट आ जाएगा 2,2 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, -1,2 कितना आएगा -1। अब रो में नीचे से ऊपर मेरे को सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट वाला रो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 वाले रो का सेकंड वैल्यू तो 0 1 2, ये भी क्या आ जाएगा 10। तो इन दोनों का 10 10 आ गया, इसका क्या आ गया 1 का 2 6, तो 6 10 और 10। तो इस तरीके से थोड़ा सा कुछ अपने साइड से भी कुछ इंडेक्सिंग वैल्यूज लेकर के चेक करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम समझते हैं 3 डायमेंशनल एरे के बारे में। तो 3 डायमेंशनल एरे में अब यहां पे समझो, अब ऐसे ऐसे जनरलाइज फॉर्म में हम देख सकते हैं। जैसे वहां पे क्या था, 2 डायमेंशन में क्या था, पहले हम रोज सेलेक्ट करते थे, फिर कॉलम सेलेक्ट करते थे। अब इस केस में क्या होगा, एक डायमेंशन और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो अब इस केस में सबसे पहले हम चूज करेंगे कौन सा 2D मैट्रिक्स मेरे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 3D कैसे बनता है, मल्टीपल 3D मल्टीपल 2Ds को जब हम मिक्स करते हैं देन वहां से मेरे को 3D बनता है। तो अब इस केस में यहां पे किसी भी वैल्यूज, एग्जैक्ट किसी वैल्यू को पिन पॉइंट करने के लिए मेरे को 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये चूज करूंगा कौन सा 2D मैट्रिक्स मेरे को सेलेक्ट करना है, ओके। देन मैं चेक करूंगा कि अब उस 2D मैट्रिक्स में मैं आया तो कौन सा रो है, फिर कौन सा कॉलम पे मैं जा रहा हूं, ओके। जैसे मान लो मेरे को यहां पे कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है। एलिमेंट क्या सेलेक्ट करना है, मान लो 4। तो अब 4 सबसे पहले कौन से मैट्रिक्स में, ऊपर वाले में, मतलब 0th में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ARR 3 का 0 और कॉमा, अब ये 0th में से 4। अब सबसे पहले रो में कौन सा है, रो और कॉलम तो हमको सेलेक्ट करने आता ही था, 0 और 1 वाले रो में है। और कॉलम वाइज अगर मैं बात करूं तो 0 और 1 कॉलम में भी है। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहां पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। चलो प्रिंट लगा देते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये, ओके। तो ये देखो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ऐसे ही इन सब का भी आप लोग बताओ मेरे को किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। 1 to 1 जैसे हो गया, तो 1 to 1 क्या कर रहा होगा, फर्स्ट वाला 0 और 1 वाला, ये वाला नीचे वाला मैट्रिक्स ने सेलेक्ट किया, और 2 1 क्या करेगा, 2 क्या हो गया, 0 1 2, सेकेंड वाला रो और फर्स्ट वाला वैल्यू मतलब 17 दे रहा होगा, ठीक है। ऐसे -1 -2 -1, तो मतलब नीचे वाला मैट्रिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, -1 हो गया, -2 -1 0 -1 और -2, ये वाला रो हो गया 18 19 20 वाला, इसमें से -1 मतलब ये क्या आ गया 20। राइट टू लेफ्ट में जाऊंगा तो ओवरऑल क्या पॉइंट कर लिया 20। तो इसको जैसे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे वैल्यू देखो 19 और 20 आ रही, ओके। आई होप अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा। देन इन सबको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिशेप कर लिया मैंने, अरेंज करके मैंने उसको वैल्यूज को मैंने रिशेप कर लिया। रिशेप करके इनको खुद से एक बार ट्राई करना आप लोग, क्या क्या वैल्यूज आते हैं, ठीक है। इसको पॉज कर लो, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पॉज करके इन पे एक बार देखो कि खुद से ट्राई करके देखो क्या किस तरीके से वैल्यूज आएंगे। सबसे पहले अरेंज को भी बताओ कि क्या किस वे में मैट्रिक्स फॉर्म हो रहेगी, देन उसको हर एक इंडेक्सिंग के थ्रू देखो कि क्या क्या वैल्यूज आ रहे होंगे, ओके कूल। तो कुछ इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बन रहा होगा और ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ रही। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होता है नमपाई के अंदर, जब भी अभी तो हमने क्या किया था, सिंगल सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट किया था। सिमिलर वे में हम लोग मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट जब भी हम लोग को करना होता है इन स्पेसिफिक इंटरवल, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग यूज करते हैं। स्लाइसिंग एग्जैक्टली सिमिलर है लिस्ट के जैसे ही, यहाँ पे भी स्लाइसिंग वर्क करता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर्स देते थे, स्टार्ट, एंड और थर्ड में हम क्या देते थे, स्टेप देते थे। बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेप होता था, अगर स्टेप की वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो स्टेप क्या होता था, 1 होता था। और अगर स्टेप पॉजिटिव है तो स्टार्ट लेफ्ट टू राइट, हम लोग किस तरीके से मूव करते थे, लेफ्ट टू राइट मूव करते थे। अगर स्टेप नेगेटिव होता तो हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करते थे, ठीक है। अब पॉजिटिव स्टेप है तो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्टिंग पॉइंट 0 इंडेक्स पे आ जाता था, और एंड कहां पे होता था, लास्ट। अगर इन दोनों की वैल्यूज नहीं गिवन है और स्टेप हमारे पास, स्टार्ट और एंड की वैल्यू नहीं गिवन है, तो अगर स्टेप की वैल्यू हमको गिवन होती थी तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, जो हमारा स्टार्ट होता था, अगर स्टेप पॉजिटिव, स्टेप के साइन पे डिपेंड करता था। स्टार्ट हमारा क्या होता था, 0 से हम स्टार्ट करते थे अगर स्टेप पॉजिटिव हुआ, और एंड हम कहां पे करते थे, लास्ट ऑफ द एरे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करना होता था। और अगर स्टेप निगेटिव है तो उस केस में हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो जहां पे -1 वाला जो इंडेक्स होगा वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और 0 तक का हम लोग वहां पे मूव करें, -1 से 0 तक का राइट टू लेफ्ट हम लोग मूव कर रहे होते हैं, ओके। यहां तक आप लोग को क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम लोग स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। चलो कुछ स्लाइसिंग का यहाँ पे देख भी लेते हैं। 1 डायमेंशनल वाला आप लोग को तो अच्छे से ही आता होगा। यहाँ पे डबल कॉलम हमने यूज किया तो 0 से लेकर के लास्ट तक का सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। -1 क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। 2 2 2 क्या करोगे, स्टार्ट इसने क्या 0 1 2 से किया, एंड तक का जाएगा, हर एक में 2 2 का स्टेप ले रहा होगा, तो 6 के बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो वैल्यूज अरेंज है, ठीक है। अब ऐसे ही जब भी मेरे को स्लाइसिंग करना होता है किसके अंदर,
2D के अंदर, तो 2D के अंदर हम लोग को दो चीजें सेलेक्ट करना है, एक तो रो सेलेक्ट करना है, दूसरा क्या करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है। तो किसी स्पेसिफिक रो पे भी जा सकते हो और सारे सारे कॉलम को भी चूज कर सकते हो। तो दोनों में से, ऐसा नहीं कि दो के दोनों में स्लाइसिंग लगाना पड़ेगा, किसी में भी आप स्लाइसिंग लगा सकते हो। तो वही है कि सिंपल सा है कि रो में भी नंबर्स हैं, कॉलम में भी सारे नंबर्स हैं। अब उन नंबर को सेलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली दो जगह पे आप स्लाइसिंग अप्लाई करके किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस केस में यहां पे देखो, तो इसने फिक्स कर दिया, सबसे पहले क्या हम देते हैं, रो देते हैं। तो रो क्या इसने दे दिया, 0 दे दिया, और कॉलम लगाया, मतलब स्टार्ट से लेकर के सारे के सारे कॉलम कॉलम आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सारे के सारे कॉलम आ गए। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं। अब इस केस में मैंने यहाँ पे क्या करे, सारे के सारे रो सेलेक्ट कर रहा हूं, बट कॉलम कौन से ले रहा हूँ, 0। तो इसमें वैल्यू जो बनेगी 0, 4 और 8। तो ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, 0, 4 और 8। नेक्स्ट 1 से बियॉन्ड में सारे के सारे रोज ले रहा हूँ, मतलब 1 और 2 वाला रो ले रहा हूँ, और कॉलम कहां पे ले रहा हूँ, 1 से बियॉन्ड। तो मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। ओके, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। देन नेक्स्ट यहाँ पे सारे रोज ले रहा हूँ, सारे रोज में कैसे ले रहा हूँ, स्टार्ट टू एंड तक का सारे जा रहा हूँ, बट विद स्टेप ऑफ 2। तो इस केस में फर्स्ट वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा और लास्ट वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा, बीच वाला रो सेलेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट और लास्ट वाला रो सेलेक्ट हो गया। अब कॉलम कैसे सेलेक्ट हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट से लेकर के हम 2 तक का जाएंगे, मतलब 1 तक का मूव करोगे, 0 और 1 तक का जा रहे होंगे, और उसमें स्टेप तो 1 ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 0, 1, 8 और 9, 0, 1, 8 और 9। आई होप यहां तक का क्लियर होगा। अब 3D में थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। देखो जहां पे भी कंफ्यूजन है ना, तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखना और खुद से कुछ और एग्जांपल लेकर के ट्राई मार लेना, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको ये देखना है कि ये बंच ऑफ सम नंबर्स हैं। अब जैसे 3 डायमेंशन बोल दिया, तो 3 यहां पे हम स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट वाले स्लाइसिंग की हेल्प से मैं मैट्रिक्स चूज कर लूंगा, कौन सा मैट्रिक्स है। सेकंड स्लाइसिंग की हेल्प से मैं चूज कर लूंगा कौन सा रो मेरे को सिलेक्ट करना है। थर्ड के हेल्प से मैं चूज कर लूंगा कौन सा मेरे को कॉलम सेलेक्ट करना है। और ओवरऑल जो स्लाइसिंग का जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेम ही होंगे। जैसे 1 डायमेंशन में बस केवल हम एक ही बार देते थे, 2D में हम 2 बार दे रहे होंगे, 3D में हम 3 बार दे सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नंपाई डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, सो बाय डिफॉल्ट अगर मैं स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ओनली अगर इंटीजर टाइप्स की वैल्यूज हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर डेटा टाइप इसका बाय डिफॉल्ट कोई भी एक स्ट्रिंग मैंने डाल दिया, तो ओवरऑल डेटा टाइप इसका अगर मैं डिस्कस करूंगा तो क्या हो जाएगा, U32 हो गया। यहाँ पे यूनिकोड वैल्यूज में इसको इसने स्टोर कर लिया, सारे के सारे को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया। अब जैसे ये है, तो इस केस में इसको मैंने स्टोर किया तो U9 कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखो ओनली स्ट्रिंग है, तो उस केस में ये क्या करता है कि जो सबसे बड़ा वाला स्ट्रिंग होगा उतने वैल्यूज में इसको क्रिएट कर ले। लाइक इस केस में जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, इस केस में इसमें बनाना 1, 2, 3 में कितने अल्फाबेट है, 9 अल्फाबेट है। इस वजह से सबको U9 के अंदर स्टोर कर ले, यूनिकोड वैल्यू 9 हो गया। तो अब 9 का एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका साइज कितना 9 है, कि उसमें 9 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो इस तरीके से करता है, बट मिक्स वाले में थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वैल्यूज स्टोर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर बाय डिफॉल्ट हम देखें तो 32 बिट्स सारे स्टोर कर लेते हैं, इस वजह से 32 इसको स्पेसेस लेने पड़ रहे हैं हर एक वैल्यू को कंटेन करने के लिए, ठीक है। इस वजह से इसका वैल्यू कितना U32 है। ओके, अगर ये चीजें नहीं समझ में आए तो उतना ज्यादा डिटेल में जाने की समझने की जरूरत नहीं है, उतना भी डिटेल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप तो ये समझो कि अगर ओनली इंटीजर होगा तो उसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप होगा, ओनली फ्लोट होगा डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ओनली स्ट्रिंग होगा तो जितने भी मैक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतने का U के बाद वैल्यूज आ जाएगा। बट अगर ओवरऑल यूनिकोड वैल्यू के बाद उतना नंबर आ जाएगा। बट अगर कुछ मिक्स आ रहा है, लाइक इंटीजर के साथ फ्लोट आ रहा है, तो ओवरऑल जो डेटा टाइप ये देगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेगा। अगर इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों कंबाइंड है तो उस केस में ओवरऑल एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने ये सारा कुछ डिस्कस किया होता आप लोगों से। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब जब भी हम लोग एरे को क्रिएट कर रहे होते हैं तो एरे को क्रिएशन के टाइम पे भी हम अलग अलग डेटा टाइप्स दे सकते हैं। लाइक बाय डिफॉल्ट अगर इसको मैं डेटा टाइप नहीं देता तो ये किस तरीके से क्रिएट होता, जो एरे क्रिएट हो रहा होता ये इंटीजर टाइप में क्रिएट हो रहा होता। बट मैं यहाँ पे इसको डेटा टाइप अगर मैंने फ्लोट दे दिया तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ओनली ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे दो तो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे देखो ये सारे को इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, बट आपने अगर मान लो यहाँ पे 3A दे दिया, तो
3a के टाइम पे ये क्या करेगा, अब इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर है कि बेस 10 में अगर आप दे रहे हो तो अगर आप स्ट्रिंग में भी दे दिया, फ्लोट में भी दे दिया, तो उन सबको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि लाइक पाइथन में जब भी हम बेसिक पाइथन में ऑपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे फ्लोटिंग पॉइंट के को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एरर देता था, इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करता था। बट डी टाइप के हेल्प से हम कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को भी इंटीजर में कर देगा, डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज को रिमूव कर देगा। ओके गुड। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मान लो आपने एरे क्रिएट कर दिया। अब अगर आपने एरे क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद आप उस एरे के डेटा टाइप्स को चेंज करना चाहते हो, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम क्या है, एज टाइप। तो एज टाइप के हेल्प से हम लोग उसके डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक बाय डिफॉल्ट जब ये क्रिएट हुआ होगा तो उस केस में इसका डेटा टाइप क्या रहा होगा, इंटीजर रहा, फ्लोटिंग पॉइंट रहा होगा। अब फ्लोटिंग पॉइंट से मैं चाहूं तो इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं विद हेल्प ऑफ एज टाइप मेथड। तो एज टाइप मेथड के हेल्प से हम एग्जिस्टिंग एरे के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब ये इस एरे के अंदर चेंज नहीं कर रहा, ये चीज ध्यान रखना। हम थ्रू आउट द नंपाई जितने भी ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं, जब भी हम कोई एक एरे हमने क्रिएट कर दिया, एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन ओनली हम लोग उसमें जो भी चेंजेस कर दिए वही चेंजेस कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएशन हम इन जनरल कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंपाई एरे क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। अभी जब मैं एज टाइप के हेल्प से चेंज करूं तो मैं एरे के अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा। अब अगर मैं यहां पे देखो इसका डेटा टाइप, अगर मैं एरे का डेटा टाइप दिखाऊं तो एरे का डेटा टाइप अभी भी क्या है, अभी भी फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा, क्योंकि एरे के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। हम क्या कर सकते हैं, एज टाइप के हेल्प से जो एग्जिस्टिंग एरे उससे एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि एरे क्या होता है हमारा, नंपाई एरे इम्यूटेबल होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना थ्रू आउट द टाइम। कई बार कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है कि मैं चेंज कर रहा हूं, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। मोस्टली जब भी हम कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे होंगे, वो फंक्शन हमको एक नया एरे दे रहा होगा, ठीक है, नया एरे हम बिल्ड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एरे के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो इस तरीके से कुछ हम लोग यहाँ पे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।